गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली टर्न पर एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे और क्या होते हैं एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस और उनकी प्रिपरेशन के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज अपने को जो इम्पोर्टेंट पार्ट इसका है बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स और दीज कॉम्प्लेक्सेस, उनके बारे में स्टडी करना है। तो इन सब के केस में अगर अपन देखते हैं तो एल्कीन इज द सिंपलेस्ट पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल विच इज कॉम्प्लेक्स्ड विद द मेटल एटम, विच गेट्स कॉम्प्लेक्स्ड विद द मेटल एटम। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं वहाँ पर किस टाइप का बॉन्ड बनता है या किस टाइप की इनकी बॉन्डिंग होती है वो अपने को आज स्टडी करनी है। तो ये देखा गया कि यहाँ पर जनरली जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जहाँ पर कि एल्कीन होते हैं, एल्कीन जो है वो लिगैंड की तरह कार्य करती है। उन केसेस में बिल्कुल सिग्मा और पाई बॉन्ड की जो टाइप ऑफ बॉन्ड्स मेटल और कार्बन, एल्कीन का जो कार्बन है उनके बीच में देखा गया है। तो यहाँ पर क्या, जैसे कि अपन कार्बन मोनोऑक्साइड या अदर उसमें कॉम्प्लेक्सेस में अपन ने डिस्कस किया था, सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग भी यहाँ पर उपस्थित होती है। उस टाइप की बॉन्डिंग ही यहाँ पर एल्कीन और मेटल के बीच में पाई गई। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिवार और चैट, जिसको कि डिवार चैट अपन जनरली डायग्राम्स भी बनाते हैं, डुकैंसन, इन तीनों ने मिल करके सिल्वर और प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस, एल्कीन के जो सिल्वर और प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनमें किस टाइप की बॉन्डिंग है उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया। और शायद आपको ध्यान होगा कि पिछली बार अपन ने ये कहा था कि फर्स्ट जो एल्कीन कॉम्प्लेक्स बना था दैट वाज कॉल्ड एज जी सॉल्ट, और वो भी प्लैटिनम का ही कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी बॉन्डिंग के बारे में अपन आगे बताएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने डिवार और चैट और डुकैंसन ने ये आइडिया बताया कि यदि सिल्वर कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले वेकेंट 5d ऑर्बिटल ऑफ सिल्वर, जो कि सिल्वर का 5d ऑर्बिटल होता है, या 5d6p2 ऑर्बिटल ऑफ प्लैटिनम, ये मेटल, ये जो क्या कहते हैं एल्कीन है उसके साथ ओवरलैप कर देता है, या भरे हुए एल्कीन ऑर्बिटल्स जो हैं उनके साथ ओवरलैप करता है और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसको डायग्रामेटिकली अगर अपन देखें तो इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं। ये मेटल एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, कोई भी मेटल हो, यहाँ सिल्वर प्लैटिनम का एग्जाम्पल लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं और ये जो है अपनी एल्कीन मॉलिक्यूल, इसके भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स या भरा हुआ ऑर्बिटल है, ये मेटल एटम के साथ ओवरलैप करता है और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि यहाँ पर ए में दिखाया गया। अब क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, मेटल एटम पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी डेंसिटी बढ़ गई, इसलिए मेटल एटम भी क्या करता है, अपने फील्ड ऑर्बिटल्स जो हैं उनके जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं उनको कार्बन या लिगैंड जो है एल्कीन लिगैंड है उसके पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं उसके साथ ओवरलैप करता है और फिर यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बैक बॉन्डिंग जो कि अपन ने पहले भी स्टडी की थी, उस टाइप से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते हैं और ये अपन कह सकते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग विद, ये प्लैटिनम लिख रखा है इसलिए प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स के साथ है, और बाकी सिल्वर है तो सिल्वर के साथ, या जो भी मेटल एटम्स इन एल्कीन्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं उनके साथ इस टाइप से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये सिंपलेस्ट सिनर्जिक बॉन्डिंग का है वो यहाँ पर दिखाया गया हुआ है। अब यहाँ पर इन दी बॉन्डिंग डिस्क्राइब्ड इन फिगर 3.1, डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम एल्कीन टू मेटल एंड accumulation of electronic charge in the olefin antibonding orbital would be expected to lower the pi bond order of the coordinated alkene। अब इस सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला? ये रिजल्ट निकला कि पाई बॉन्ड ऑर्डर जो एल्कीन का है वो लोअर हो जाता है। अब इसके जो एविडेंसेस हैं ये वो अपन को 2-3 पॉइंट्स पढ़ने हैं कि क्या क्या इनमें इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि इस बॉन्डिंग के कारण होता है। सबसे पहले क्या होता है, पाई बॉन्डिंग और ये बैक बॉन्डिंग जो हुई है उसके कारण जो पाई बॉन्ड है एल्कीन का वो वीक हो जाता है।
और इस वीकनेस ऑफ पाई बॉन्डिंग जो हुई है ये किसमें कैसे अपन को पता लगी, ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से पता लगती है। जो ओरिजिनल एल्कीन, अगर फ्री एल्कीन अपन लेते हैं, कोई भी फ्री एल्कीन अगर अपन लेते हैं तो उनकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो, और अगर बॉन्डेड या कॉम्प्लेक्स्ड एल्कीन अपन लेते हैं उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में अपन चेंज देखते हैं। तो ये चेंज किस तरफ हुआ, ये चेंज बढ़ने की तरफ नहीं हुआ है, ये चेंज कहाँ हुआ है, लोअरिंग ऑफ दी फ्रीक्वेंसी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने लिया हुआ है कि कितना लोअरिंग हुआ है, 50 से 160 पर सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन फ्री प्रोपीन लेते हैं जिसमें कि 3 कार्बन एटम्स हैं, 1 डबल बॉन्ड है, तो इस फ्री प्रोपीन में C डबल बॉन्ड C की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो आती है 1652 पर सेंटीमीटर। लेकिन इसी प्रोपीन को अगर अपन मेटल के साथ बॉन्ड बना देते हैं और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो उस केस में इनकी जो फ्रीक्वेंसी आती है दैट इज 1504 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये ओरिजिनल है, ये कॉम्प्लेक्स में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी C डबल बॉन्ड C की है वो लोअर हो गई, और कितने से लोअर हुई है, 148 पर सेंटीमीटर। अब ये जो लोअरिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये दूसरी चीज़ों पर भी निर्भर करती है, या दूसरे लिगेंड्स जो प्रेजेंट हैं उन पर भी निर्भर करती है। तो इसमें ये सेकेंड पॉइंट जो कि मैंने डिस्कस किया है वो ये है कि जो बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है टू द मेटल विथ द एल्कीन, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अदर लिगेंड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द मेटल। जैसे कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि ये हीट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ज़्यादातर एग्जांपल्स जो हैं वो हीट्रोलिप्टिक, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो उस केस में अगर अपने पास डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं तो उन लिगेंड्स का भी बैक बॉन्डिंग पर प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर अपन ने लिया है RHL। अब ये L जो अलग लिगैंड है ये तो इथीन है, और ये C2H4 को रिप्लेस करा है C2F4 से, H को रिप्लेस किया है F से, और ये L अगर एसिटाइल एसीटोनेटो या C5H5 दैट इज साइक्लोपेंटाडाइनाइन हो तो उस केस में L तो अपन ने कॉमन लिया इसलिए अपने को ज़्यादा बॉदर नहीं करना है। तो इस केस में C2F4 की जो मेटल और कार्बन का डिस्टेंस है दैट इज बिटवीन 2.01 से 2.02 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसी में RH और C का किसके बीच का डिस्टेंस C2H4, क्योंकि दो लिगेंड्स अलग अलग हैं, एक C2H4 है एक C2F4 है। तो रोडियम का इस कार्बन एटम के साथ या एल्कीन के कार्बन एटम के साथ जो बॉन्ड डिस्टेंस है दैट इज 2.17 एंड 2.19 के बीच में, और रोडियम का C2F4 के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस है दैट इज 2.01 और 2.02 यहाँ पर प्राप्त होता है। अब इससे क्या मतलब निकला, इससे ये मतलब निकला कि एक तो नॉर्मल एल्कीन थी जैसे कि अपन ने फ्री करी थी तो वो नॉर्मल है C2H4, इसमें बॉन्ड लेंथ कितनी आई, मेटल के साथ जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आया 2.17 के लगभग, और ये ही हाइड्रोजन एटम अगर फ्लोराइड से रिप्लेस हो रहे हैं, F से रिप्लेस हो रहे हैं, तो अब मेटल और कार्बन का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं किस पर, एल्कीन पर, तो वहाँ पर कार्बन उनका जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। तो बॉन्ड डिस्टेंस के कम होने में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स यदि प्रेजेंट होंगे तो वो पाई एक्सेप्टेंस प्रॉपर्टी इंक्रीज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल से ये कार्बन, एल्कीन का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन लेने में या पाई बॉन्ड बनाने में ज़्यादा अपनी इंक्रीज एबिलिटी दिखाएगा या अपने आप को ज़्यादा सूटेबल चाहेगा, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसानी से कार्बन डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये अलग जो प्रोसेस है वो अलग यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। ये एमओ थियोरी के अनुसार है, इसको ये अपने को ये नहीं ज़्यादा वो करना है। अब थर्ड जो है इसमें एनएमआर की स्टडी जब की गई
या इन कॉम्प्लेक्सेस के NMR स्टडी जब की गई तो ये पाया गया कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, एल्कीन और मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं, ये जनरली नॉन रिजिड टाइप के हैं। नॉन रिजिड टाइप के होने के कारण आपको पता है, पहले भी बताया था, रिजिड मॉलिक्यूल एंड नॉन रिजिड मॉलिक्यूल। जब नॉन रिजिड मॉलिक्यूल होते हैं तो वहाँ एक प्रॉपर्टी आ जाती है, फ्लक्सियोनल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर नॉन रिजिड मॉलिक्यूल ये है, इसलिए ये फ्लक्सियोनल प्रॉपर्टी यहाँ पर दर्शाते हैं। तो फ्लक्सियोनल प्रॉपर्टी होने के कारण क्या होगा, इनका नॉन रिजिड मॉलिक्यूल है, रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड इज पॉसिबल, और इस रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड व्हेन इट इज पॉसिबल, तो उस केस में देखो ये वाला रोटेशन है, यहाँ पर इस टाइप से भी रोटेट हो सकता है और इस टाइप से भी रोटेट हो सकता है, तो इसलिए इसको अपन बैरल टाइप कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोटेशनल प्रोसेसेस इन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस। तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए या फ्लक्सियोनल बिहेवियर फाइंड आउट करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स यूज में लिया गया था, दैट वाज द रोडियम कॉम्प्लेक्स, ये वाला C5H5RH C2H4 होल ट्वाइस। इसका डायग्राम अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर इसका डायग्राम बनता है। ये इसका है डायग्राम। तो ये RH हो गया, C2H4 होल ट्वाइस जो कि अपन ने यहाँ पर मॉलिक्यूल लिया हुआ है, और एक C5H5 की रिंग यहाँ पर रोडियम से अटैच्ड है। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में अपने पास 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जो है वो आउटर की तरफ उपस्थित हैं, और ये 4 जो हाइड्रोजन हैं वो इनर की तरफ उपस्थित हैं। तो इनको O का मतलब क्या हुआ, आउटर, और I का मतलब क्या हो गया, इनर। अब अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इनका NMR लिया जाए तो उस केस में इनका जो NMR है ये सिंपल इस टाइप से एक लाइन, ये एक पीक अपने को देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है 67, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। अब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 2 पीक्स ऐसे दिख रही हैं, लेकिन इट इज नॉट एविडेंट या इट इज नॉट क्लियर, 2 मोटी मोटी सी पीक्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर लो करते जाएंगे ये पीक स्लोली एंड स्टडीली इस तरीके से 1 में मर्ज हो गई, यहाँ 2 थी, यहाँ 1 में हो गई। लेकिन अगर टेम्परेचर अपन डाउन करते हैं, रूम टेम्परेचर से कम करते हैं, और एट -19 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर अपने पास 2 अलग अलग डिपिक्ट हो जाती हैं, प्रोटॉन्स की 2 अलग अलग पीक्स यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आउटर प्रोटॉन्स जो हैं वो अपने को डाउनफील्ड मल्टीप्लेट्स देते हैं, और जो अपफील्ड प्रोटॉन है वो अपने को अपफील्ड जो यहाँ पर पीक आ रही हैं ये इनर वाले प्रोटॉन्स दर्शाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फ्लक्सियोनल बिहेवियर, फ्लक्सियोनल बिहेवियर में क्या होता है कि जो रोटेशन है, नॉन रिजिड मॉलिक्यूल कैन रोटेट या दे कैन फ्लक्चुएट, वी कैन से वाइब्रेट, फ्लक्चुएट से भी अच्छा वर्ड जो है दैट इज वाइब्रेशन, एंड दीज वाइब्रेशंस गेट फास्टर एज वी इंक्रीज दी टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये वाइब्रेशन बढ़ जाती हैं, और वाइब्रेशन बढ़ने के कारण जो इनका स्ट्रक्चर है या NMR जो है वो क्लियर नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे आप लोअर टेम्परेचर पर जाएंगे तो वाइब्रेशन क्या होती जाएंगी, स्लो, और जब वाइब्रेशन स्लो होती है तो ये डिस्टिंक्टली अपन इन प्रोटॉन्स के बारे में कह सकते हैं कि दीज आर आउटर प्रोटॉन्स एंड दीज आर इनर प्रोटॉन्स, बिकॉज वी गेट द 2 डिफरेंट पीक्स। तो ये डाउन फील्ड में जो है वो आउटर हो गए, और जो अप फील्ड में है वो इनर प्रोटॉन्स की यहाँ पर पीक आ जाती है। तो ये NMR स्टडी का इनका कंसेप्ट है कि इस तरीके से इनके कॉम्प्लेक्सेस में फ्लक्सियोनल बिहेवियर दर्शाया जाता है, और ये नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनते हैं। इसी का एविडेंस जो नॉन रिजिडिटी अगर अपन कहते हैं या इनके एग्जाम्पल्स जो अपन लेते हैं, उस केस में ये देखा गया कि यदि C2H4, जी सॉल्ट में C2H4 है, दैट इज इथीन मॉलिक्यूल है, और ये चारों हाइड्रोजन आटम जैसे अपन ने पहले F से रिप्लेस किए, अब अपन इसको साइनाइड लिगेंड से रिप्लेस करते हैं। तो अगर अपन इनको साइनाइड लिगेंड से रिप्लेस करते हैं तो कार्बन और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, और इट बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड एंगल भी उतना ही हो जाता है सिंगल बॉन्ड के बराबर, और इनकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ये जो है एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जहां मेटल डबल बॉन्ड के साथ भी बॉन्डेड है और मेटल कार्बन और कार्बन के साथ बॉन्डेड है विद दी सिंगल बॉन्ड। तो ये एग्जाम्पल इनमें जो है वो इस टाइप से हैं, ये वाला जैसे मैंने यहाँ दिखाया, दिस इज जी सॉल्ट, और जी सॉल्ट में ये प्लैटिनम Cl3 है और ये C2H4 है जो अपना मॉलिक्यूल एल्कीन है, दैट इज C2H4। अब यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 1.37 आर्मस्ट्रॉन्ग, लगभग 1.37 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर होती है C और C के बीच की बॉन्ड लेंथ। हाँ, इस केस में आप देखेंगे कि देखो यहाँ पर भी बॉन्ड है, यहाँ पर भी बॉन्ड है, इसका मतलब इट इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसी में जब ये हाइड्रोजन एटम, ये दोनों कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो साइनाइड से अगर रिप्लेस कर देते हैं तो ये बॉन्ड एंगल 110 डिग्री का हो जाता है। और जब ये 110 डिग्री का हो जाता है तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो है दैट इज सेड टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन दिस मॉलिक्यूल। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर को अपन कैसे दिखा सकते हैं? वी कैन शो दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस वे। सी, ये साइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स है जो कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि दिस इज साइनाइड एंड द कार्बन इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ओरिजिनली दिस मेटल वॉज कनेक्टेड टू द डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंपल, ठीक है, यहाँ पर सिंपल डबल बॉन्ड से कनेक्टेड था और बाद में ये अपन ने इस तरीके से इसको कनेक्टेड कर दिया या डिपिक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये सिंगल बॉन्ड बन गया बिटवीन व्हाट, C एंड C, एक सिंगल बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। तो दिस दैट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी सेड टू बी हाइब्रिड ऑफ दीज टू। दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला करके जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी सेड टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अब क्या क्या कंसिडरेशन या कंक्लूशंस अपन इनसे सबसे निकाल सकते हैं? तो जो जनरल कंक्लूशंस क्या निकाल सकते हैं कि C एंड C बॉन्ड लेंथ